हाँ, हम पढ़ रहे थे औद्योगिक नीति। अब क्लियर हो गई, पूरी नीति क्लियर हो गई। पहली औद्योगिक नीति 1972, नवीन औद्योगिक नीति 2010, औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 और एमएसएमई उद्योग विकास नीति 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। देखो, भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। और गुलाम कब हुआ था? गुलाम कब हुआ था? नहीं, देखो, गुलाम होने की प्रोसेस थी, प्रक्रिया चली। अब अंग्रेज आए यहाँ पे 1605 से भारत यहाँ पे आना शुरू हुए, ठीक। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू किया। और पहली उनकी जो बड़ी विजय थी वो थी प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757। और उसके बाद में उसकी कमियों को, जो कमियां रह गई थी, वो पूरा कर दिया 1764 बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। इससे क्या हुआ? राजस्व वसूल करने का उनको अधिकार मिल गया और अब वो राजा बन गए। राजस्व वसूल करना मतलब राजा बन गए। और ये प्रोसेस शुरू होती चली गई और धीरे धीरे जो है भारत के ऊपर उनका सिकंजा कसते चल गए। अंग्रेज आए गए कि नहीं थे यहाँ पे? व्यापार करने के लिए, है ना, पैसा लेके आए थे व्यापार करने के लिए। अब भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तब उन्होंने क्या सोचा? अब ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अब उन्होंने ये बोला कि अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, अब हम किसी बाहरी शक्ति को भारत में आने नहीं देंगे। तो एक तरीके से हमने क्या, एक क्लोज्ड इकोनॉमी का प्लान किया। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी? बंद अर्थव्यवस्था। मतलब कोई बाहर वाले को अंदर ना, ताला बंद करते? नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे बैठा करो आप, ये आगे बैठने चाहिए। तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है विदेशी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की होती है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि हम विदेशों से कोई भी संबंध न रखें, शेष विश्व से के साथ में कोई संबंध न रखें, ना उनसे व्यापार करें, ना कुछ ना उनको किसी प्रकार की छूट दे। ये होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? विदेशों से आयात निर्यात ज्यादा रखते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था विदेशों पर पूर्ण निर्भर हो जाती है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषि का उत्पादन करेंगे और पूरी औद्योगिक वस्तुएं अमेरिका से, ब्रिटेन से इधर आयात करते जाएंगे। बस इस तरीके से एक दूसरे देश पर डिपेंड हो जाना, उनसे आयात निर्यात करना, सब प्रकार की छूट देना, ये कहलाती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना तो हुई लेकिन उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं। तो 1991 में क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को ओपन किया, ग्लोबलाइजेशन है ना उसमें। 1991 में कौन सा मॉडल? राव मनमोहन मॉडल। क्या? एलपीजी। तो जी जो है वो क्या के लिए है? ग्लोबलाइजेशन। अब जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, ओपन कर दिया अर्थव्यवस्था को, इसका मतलब ये है कि विदेशी शक्तियां भारत में आए। शक्तियां मतलब इन्वेस्टर, जो निवेशक है, पूंजीपति लोग हैं, वो भारत में आए और भारत में निवेश करें या कारखाने लगाए, कंपनियां लगाए। ये हमने प्लानिंग की। तो अब इसके लिए अब वो कैसे आएंगे, तो फिर ऐसे वो सम्मेलन आयोजित किए कि हम यहाँ एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं
ये हमारी प्लानिंग है, यदि आप चाहो तो इसमें आ जाओ और हमसे कोई समझौता कर लो। तो भारत सरकार ने की है तो हम भारत सरकार को पढ़ेंगे, जब भारत पढ़ेंगे भारत के विषय में तब पढ़ेंगे। तो उसमें भी ढेर सारी प्लानिंग की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी यही प्लानिंग की और इन्होंने क्या किया, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करना शुरू किया और इसकी शुरुआत हुई है इंदौर से 2007। शुरुआत कब हुई? 2007। और कहां से हुई? इंदौर से। इसमें जितने बड़े बड़े पूंजीपति है विदेशों के, देश के, अन्य स्टेट के, उन सबको एक जगह आमंत्रित किया जाता है और उनको सरकार की प्लानिंग बताई जाती है। और यदि आपको कोई उद्योग वगैरह लगाना है, या तो जैसे ब्राउन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड होता है, जो निवेश होता है वो दो तरीके से करते हैं, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले से कोई कंपनी है, पहले से कोई कंपनी जैसे BHEL चल रही है, उसी की एक इकाई और खोल दे या उसी में प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो उसमें जो निवेश किया जाता है उसकी कुछ हिस्सेदारी खरीद ले, तो वो कहलाता है ब्राउन फील्ड। और फिर जहाँ कुछ भी नहीं है वहां कोई विदेशी कंपनी नए तरीके से कोई प्लान करती है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करना शुरू किया और शुरुआत कब हुई? 2007 से। और काम हुआ था इंदौर में। और किसने आयोजन किया था इसका? भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, इनके द्वारा मतलब इनके माध्यम से आयोजित किया गया। अब जो वर्तमान में जो नवीन जो समिट आयोजित किया, वैसे 2019 में भी इंदौर में ही आयोजित किया गया था और अभी जो वर्तमान में आयोजित किया गया है 2023 में। हर 2 वर्ष में आयोजित होता है ये, हर 2 वर्ष के अंतराल में, हर 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। 9 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 9 से 11 जनवरी 2023 इंदौर। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, इसका जो टॉपिक रखा था, विषय रखा था, तो उसका नाम दिया गया क्या? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और मध्य प्रदेश की भूमिका, ये टॉपिक था इसका, जो 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 9 से 11 जनवरी 2023। कहाँ पर हुआ ये? इंदौर में। क्लियर है एकदम? अब मध्य प्रदेश के प्रमुख GI टैग पढ़ लेते हैं। भौगोलिक संकेतक, मध्य प्रदेश के प्रमुख GI टैग या भौगोलिक संकेतक, ये सबको पता है, फिर भी यदि हम अलग से नोट कर देते हैं तो किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं होगी। धातु शिल्प एवं बर्तन, धातु शिल्प एवं बर्तन, इसका GI टैग किसको मिला है? हाँ जी, टीकमगढ़। बहुत बढ़िया। दतिया और टीकमगढ़ को मिला, दतिया टीकमगढ़। रतलामी सेब, अब ये तो सबको पता है, कहाँ मिलती है रतलामी सेब? कोई तो बोलो, ऑनलाइन वाले। और रतलामी सेब, रतलाम,
तो इंदौर जाते हैं वो सोचते होंगे कि इंदौर में तो बहुत बड़ा कारखाना है, इंदौर में बनता है, इंदौर में भी बनता है, लेकिन मूल उसका स्थान कौन सा है? रत्न। चमड़े के खिलौने इंदौर, चमड़े के खिलौने कहाँ पर? इंदौर। अब ये दो सरल से क्वेश्चन है, ये दोनों बनते हैं, सबको पता भी है? एक माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी, पर यही है माहेश्वरी साड़ी। अब हमने तो पढ़ लिया महेश्वर, पढ़ लेते हैं ना महेश्वर। कोई गया था क्या महेश्वर? आप नहीं गए? पक्को में? अमरदीप आप कल तो ले गए थे? कल दिखाया था मैंने, पूरा महेश्वर दिखाया आप लोगों को। हाँ, तो वहां से वो कपड़े भी खरीदे थे, वो देखे थे हमने दुकानों में, बड़े महंगे महंगे रहते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड है तो बड़े महंगे महंगे रहते हैं, लेकिन पूरा कॉटन का है। तो बाकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो इतना ही रखिए कि वहाँ मिलते हैं, हम गए थे वहाँ पर। मेरा क्या है, हिस्ट्री में जो पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, वो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं जरूर जाता हूँ, वेरिफिकेशन करने के लिए जरूर जाता हूँ कि जो है वो है या नहीं। तो महेश्वरी साड़ी महेश्वर, लेकिन जिला कौन सा? खरगोन, है ना, दोनों चीजें याद रखना है इसमें। और चंदेरी साड़ी, चंदेरी नहीं, लेकिन चंदेरी कहाँ पर है? नहीं जी, अशोकनगर में, बुरहानपुर में खूनी भंडारा है। चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। ये वही अशोकनगर, वही चंदेरी जब बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध हुआ। 1526 पानीपत का युद्ध, पानी पिया। 1527 खानवा का युद्ध, खाना खाया। 1528 चंदेरी का युद्ध, चाय पी। 1529 घाघरा का युद्ध, घर गया। और 1530 मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। 26, 27, 28, 29, 30। एक दूसरा भी है, क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी की साड़ी पहनी, पसंद नहीं आया तो घाघरा पहना, घर गया और मर गया। बस यही है, ठीक है। नहीं, घर जाने की जरूरत क्या है? मरना ही है सीधा, घर पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घाघरा पहन लिया तो घर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये वही वाली चंदेरी है। तो पहले जो पुरानी किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं ना लोग बाग, मेरे भैया ने भी यही किताब पढ़ी थी, मैं भी यही पढ़ूंगी, तो उनकी किताब में लिखा होगा अशोक गुना। क्या लिखा होगा? गुना। लेकिन हम लोग नई किताब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अशोक नगर। अब हम पढ़ेंगे बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट, पानी का बाघ प्रिंट, धार, बाघ प्रिंट, धार। तुम्हारी एक नया नया ताजा ताजा क्या है? कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ, अगस्त 2018, अगस्त 2018, अगस्त 2018। ने जीआई टैग के विषय में पढ़ा होगा। कुछ जिलों की पहचान की गई है, तो हम एक एक जिले की बात करेंगे। जैसे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है ये। खाद्य प्रसंस्करण कल पढ़ा दिया था मैंने। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण जैसे आलू से चिप्स बनाना और उसे बेचना, ठीक?
आम से अचार बनाना, दूध से पनीर बनाना, मतलब जो खाद्य पदार्थ जिससे और अधिक उपयोगी प्रोडक्ट बनाना, उसे टिकाऊ बनाना और लोगों तक पहुंचाना। जैसे दूध, दूध क्या हो जाता है, वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, वो खराब हो जाएगा। आम, कच्चा आम, उसको ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते, तो उससे अचार बना लिया और अब वो 5 साल तक के लिए सुरक्षित हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना, ये क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण। और मूल्यवर्धन करना, मूल्यवर्धन क्या है, कीमत में बढ़ना, कीमत में वृद्धि करना, उसकी उपयोगिता में भी वृद्धि करते हैं, मूल्यवर्धन। और मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कोई बता सकता है कि कब की गई? मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना। अब जो वर्षा है, बिहार पीआरटी का एग्जाम देगी, है ना? कितनी 70,000 पोस्ट है, 80,000 लगभग 80 से कम, हाँ 80 से कम और 70 से ज्यादा 74-75,000 शिक्षकों की भर्ती है वहाँ पे बिहार में। बिहार के अभी तक टीचर ही नहीं थे क्या? मेरे मन में भी यही ख्याल आया, मेरे मन में भी ख्याल आया कि क्या 100 साल से भर्ती नहीं की थी उन्होंने, है ना? और हमारे यहाँ चले को 5,000 पोस्ट निकलती है, तो उसमें 4 साल तक उसका प्रचार प्रसार होता है। जैसे अभी वर्ग 2 में जो वैकेंसी निकली है ना, साइंस ग्रुप में 60 या 70 है, पूरे एमपी में 60 या 70 पोस्ट है वर्ग 2 में साइंस में। और लोग कब से लगे हुए हैं कि मुझे वर्ग 2 की तैयारी करना है, वर्ग 2 की तैयारी करना है। अब नहीं होगा सिलेक्शन तो क्या दुखी होना उसमें। सोशल साइंस में भी 54 ही है, सोशल साइंस में 54 54 है, बताओ मुझे। और 4-5 साल से वैकेंसी नहीं निकली और चल रहा है कि भाई वर्ग 2 की तैयारी करेंगे, वर्ग 2 की तैयारी करेंगे, बीएड करो, ये वैकेंसी तो बिहार में निकली है 80,000। तो अब ये जाएगी वहाँ पे, सिलेक्शन तो 100% हो ही जाएगा। फिर 4-5 साल आएगी तो वो बोलेगी किस स्थान पे है, अपन स्थान बोलते हैं, और ये पढ़ाएगी, वर्षा पढ़ाएगी कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग का स्थापना किस स्थान पे है ना? ये ऐसे ही बोलते हैं, तो यूट्यूब पर भी देखो तो बड़ा अच्छा है। उनकी जो लैंग्वेज है, हाँ। मतलब भाषा में हाँ हिंदी है। हाँ, खड़ी बोली हिंदी। नहीं, हाँ जो अपन पढ़ते हैं ना कि किस राज्य की भाषा कौन सी है, हाँ। उसमें साफ साफ हिंदी लिखा हाँ है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। फिर उनकी वो language- खड़ी बोली हिंदी है, वो खड़ी बोली। हम जो हिंदी बोलते हैं ना, इसको नाम रखते हैं। क्यों, अपन तो अच्छी वो हाँ बोलते हैं। हाँ, अपने उनको नाम रखते हैं। चलो जाने दो। तो हमने तो उनके बारे में नहीं, वर्षा के बारे में बोला कि 2 साल बाद अब हमें क्या सुनने को मिलेगा। तो विभाग की स्थापना कब की गई? 22 दिसंबर 2008। 22 दिसंबर 2008। 22 दिसंबर 2008। 22 दिसंबर नहीं 2005। 2008 2005, 22 दिसंबर 2005। अब क्या आवश्यकता होती है इसकी? खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए एक दिन अभी अपन ने चर्चा भी की थी। तो पूर्ववर्ती आवश्यकताएं, कच्चा माल कहाँ स्थापित करेंगे, ये सारी बातें। ऋण चाहिए उसके लिए, सड़कें वगैरह चाहिए। अग्रवर्ती आवश्यकताएं मतलब बाद वाली आवश्यकता, स्थापित करने के बाद में क्या चाहिए? मार्केट, सरकारी नीति, नहीं तो वो जो खाद्य विभाग जो है उसने बैन लगा दिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर, क्या करेंगे बेचारे? जैसे अभी मैगी का आया था ना बीच में, तो बेचारे अब ये जन जन की चीज बन गई। बच्चे लोग रोटी तो खाते ही नहीं है, मैगी खाते हैं, और मैगी के ऊपर बैन लग गया, सरकार ने तो बैन लगा दिया। अब बच्चों को कौन समझाए ऐसे, वो थोड़ी समझते हैं, है ना? अब कल पिंकू को बोलता है गोल चिप पिला दो, एक बार ला दी, 2 पैकेट ला दिए,
वो क्या करता है, उसमें का खिलौना निकाल लेता है, फिर डस्टबिन में वो जो चिप्स का पैकेट है पूरा का पूरा डस्टबिन में फेंक देता है। मुझे लगा खा लिया होगा, शाम को बोलता और ला दूं, और लेके आया, तब पता चला कि वो तो उसको दिखता भी नहीं है, वो खिलौना निकाल लेता है और उसको डस्टबिन में ले जाके फेंक देता है, किसी को बताता भी नहीं है। तो अब ऐसी दिक्कतें होती है, लेकिन अब बच्चों को समझाए तो इसलिए भी सरकार अब बाद वाली आवश्यकताएं क्या है, तो उसके अंतर्गत मार्केट सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मार्केट, खरीदने वाले उपभोक्ता होना चाहिए और सरकारी नीति उनकी सहयोगी होना चाहिए, सरकारी नीति सहयोगी होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज है ना, क्या होता है कोल्ड स्टोरेज, नहीं पता, फ्रिज देखा है आपने, दूध का पैकेट रख देते हैं ना उसमें, है ना, दूध रख देते हैं, सब्जी भाजी रख देते हैं, है ना, 2 दूध के पैकेट लाना, आप तो खरीदोगे नहीं अभी, लेकिन खरीद लेना, है ना, एक यहाँ रख देना और एक नीचे फ्रिज में रख देना, और शाम को 5 बजे आके दोनों की अलग अलग चाय बनाना, देखना तो जरा दोनों में क्या अंतर है। तो ये कोल्ड स्टोरेज समझ में आ गया, मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जो स्थान बनाया जाता है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाता है, वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और टेम्परेचर कम कर देते हैं तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं एकदम निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव, वो अपना विकास नहीं कर पाते या मृत अवस्था में ही रहते हैं। जैसे वायरस होता है साल तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं, और जब उनको वो टेम्परेचर मिल जाएगा जो उनके लायक है तो वो उस समय से काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसको जीवित और मृत के बीच की कड़ी बोला जाता है, ना तो जीवित है और ना ही मृत है, वो मृत के समान ही रहेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक? तो इसके लिए अग्रवर्ती आवश्यकताओं में क्या है, मार्केट चाहिए इनके लिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, विज्ञापन वितरक चाहिए, विज्ञापन चाहिए, प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम कितनी भी अच्छी आइसक्रीम बना लो, लोगों को बताओगे ही नहीं कि हमारी आइसक्रीम में क्या क्या है, लोगों को पता चलेगा क्या। अब हमारे साथ में, अपने साथ में यही तो दिक्कत होती है, यहाँ पे हम प्रचार कर नहीं सकते, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रचार कर नहीं सकते, तो इसलिए अपने को 4-5 बच्चों में 10 बच्चों में खुश रहना पड़ता है, और जो प्रचार करते हैं पढ़ाए न पढ़ाए लाइन लगी रहती है, पैसा भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और सब कुछ। ठीक, तो प्रचार, विज्ञापन, वितरक, वितरक चाहिए, वितरक क्या बोलते हैं इसे, वितरक को उपभोक्ता मतलब जो खरीदने वाले, नहीं, वितरक वितरण में इसके बाद में होता है, बांटने वाले होना तो चाहिए। फिर- अब वो जो एमआर होते हैं ना, दवाई वाले एमआर, है ना, हर दुकान जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जिसे कहते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, पहले दिन आते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, बताते हैं उनको, सैंपल देते हैं, फ्री में देते हैं, और फिर डॉक्टर उनकी डिमांड करता है, फिर लाके भी दे देते हैं सामान। तो ऐसे वितरक होना चाहिए, क्योंकि जो बनाने वाला है वो बनाएगा या बेचेगा ले जाके, तो बनाने वाला अलग है और बेचने वाला अलग है, फ्रेंचाइजी देना, ये करना सब कुछ वो, तो वितरक होना चाहिए। विपणन, विपणन बड़ा शब्द है, विपणन क्या होता है, विपणन कृषि विपणन भी आता है एक शब्द, विपणन, हाँ एक सर इकोनॉमिक का वर्ड डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी का वर्ड है, इसलिए आप ही बता पाओगे, मैं नहीं बताऊंगी करना, है ना। हाँ सर जी, इसके अंदर सारी प्रोसेस आ जाती है, सारी प्रोसेस कहाँ से, मतलब बनने से लेकर कच्चे माल से लेकर हाँ, उपभोक्ता तक। उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस आती है विपणन, मतलब अपने सामान को बेचना, लोगों तक पहुंचाना, वो पूरी प्रोसेस जो आती है, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, फिर जो चैन सिस्टम के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वो जो पूरी प्रोसेस, जैसे कृषि विपणन, तो किसान से लेकर मंडी तक माल पहुंचाने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है विपणन। तो विपणन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज उपभोक्ता,
उपभोक्ता, ये सारे हमने सिस्टम बना भी दिया। कोल्ड स्टोरेज है, विज्ञापन है, वितरक है, विपणन है, लेकिन खरीदने वाली ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। मांस की मंडी हमने 10 जगह खोल दी, 10 जगह खोल दिया, सब कुछ एकदम ताजा फ्रेश, मक्खी तक नहीं बैठती उसके ऊपर, सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि सावन का महीना आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे सारे लोग कसम खा ले, वो तो इनके ऊपर कृपा बनाए रखी है लोगों ने कि कुछ लोग इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, तो चल जाता है उनका रोजी रोटी, नहीं तो वो तो परेशान हो जाए। ये भी हो सकता है, इसलिए उपभोक्ता भी होना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता, फूड पार्क हमने पढ़ लिए, लिखना नहीं है, कल भी पढ़ लिए थे हमने। इंडस फूड पार्क कहाँ पर पढ़ा? खरगोन में। अवंतिका फूड पार्क देवास में। जग्गा केडी फूड पार्क मंदसौर में। बाबई होशंगाबाद, बोरगांव, छिंदवाड़ा, मनेरी, मंडला, मालनपुर, भिंड, और एक बारोदी शिवपुरी। बारोदी शिवपुरी, ये पढ़ लिया हमने। सतपुड़ा ऑरेंज ब्रांड के नाम से क्या बिकेगा? संतरा। गुड, कहाँ का? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सतपुड़ा ऑरेंज ब्रांड के नाम से बिकेगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का संतरा। अब देखो, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। क्योंकि हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित, जैसे बैतूल को कौन सा जिला घोषित किया गया है? सागौन। हाँ जी, नहीं, वो शिल्प लकड़ी से जो काम। संतरा जिला, संतरा जिला है ना बैतूल, संतरा जिला। ठीक, तो संतरा, एक एक फल का नाम लिखेंगे और उससे संबंधित जिले लिखेंगे। तो संतरा जिला बैतूल, आम जिला बैतूल जबलपुर, अमरूद, अमरूद, अमरूद है क्या था? हाँ? नरसिंहपुर, जाम। जाम। अच्छा, तो अमरूद जिला रीवा खरगोन, और अनार, अनार रतलाम धार, अनार है रतलाम धार। केला बुरहानपुर बड़वानी, बुरहानपुर बड़वानी। आलू इंदौर छिंदवाड़ा, आलू इंदौर छिंदवाड़ा। प्याज, प्याज खंडवा देवास, मटर जबलपुर रतलाम, टमाटर, खूब खुश होंगे यहाँ के लोग अभी, जिस जिले में भी इसका उत्पादन होता है खूब खुश होंगे। टमाटर शिवपुरी झाबुआ, हरी मिर्च खंडवा टीकमगढ़, वो बिस्नूर की मिर्ची है। क्या मतलब है इसका? हेमलता को पता है क्या मतलब होता है इसका? बिस्नूर की मिर्ची है। उत्पादन होता है। बहुत ज़्यादा बोलते हाँ? हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वहाँ के लोग मतलब जो लेडी से होते हैं ना वहाँ के, बहुत ज़्यादा तो ऊपर कमेंट किया जाता है, अरे वो तो विष्णु की मिर्ची है बोलते पक्की की, उसके मुंह मत लगना, है ना? तो हरी मिर्च कहाँ पर? खंडवा टीकमगढ़। धनिया गुना राजगढ़, लहसुन नीमच मंदसौर,
लाल मिर्च कहाँ ज्यादा होगी? हरी मिर्च तो वहाँ होती है खंडवा टीकमगढ़, लाल मिर्च कहाँ ज्यादा होगी? लाल भी वही होना चाहिए। लाल भी वही होगी, सीधी सी बात है। जहाँ हरी मिर्च होगी तो वही, तो वो पकने पर लाल होगी, है ना, तो सीधी सी बात है। तो इसको भी लिखेंगे खंडवा टीकमगढ़। अदरक, अब हमारे यहाँ अदरक खत्म हो गई है तो अब ये है ना, वर्षा जा रही है लेने के लिए, बताओ कहाँ होगा अदरक सबसे ज्यादा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा टीकमगढ़, छिंदवाड़ा टीकमगढ़। हल्दी, घरों में पाए जाने वाला एंटीबायोटिक, हल्दी को बोला जाता है ना? हल्दी, टीकमगढ़ छतरपुर, टीकमगढ़ छतरपुर। ये जो चिन्नौर चावल बालाघाट कब दिया गया है? 2022 2021 21 21 में। हाँ 2021 चिन्नौर चावल। पहले कृषि उत्पाद का जीआई टैग इसको मिला है ना? क्योंकि अभी तक जो मिला है जैसे चंदेरी साड़ी, इसको सबसे पहले मिला था 2005-6 में अशोकनगर को, ठीक है। बाग प्रिंट 2008 में, ये सब पढ़ लिया अपन ने। महेश्वरी साड़ी को 2012-13 में मिला। रतलामी सेव को 2014-15 में मिला। नागपुरी संतरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला था। कड़कनाथ 2018-19 से अपन ने पढ़ लिया झाबुआ को। लेकिन इसमें से कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, हाँ? तो कृषि वाले इसमें जो है वो सबसे पहला मिला है चिन्नौर चावल बालाघाट 2021। क्लियर एकदम। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा, मध्य प्रदेश में ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत, अमरदीप को बड़ी टेंशन हो रही थी इसको कैसे पढ़ूंगा, है ना? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? जो परंपरा, मतलब परंपरा से चालू जो एक सीमित मात्रा का खत्म हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा, तो हम जनरली बात करते हैं एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब है शक्ति के साधन, शक्ति के साधन, ठीक। अब विज्ञान की भाषा में नहीं लिखेंगे हम, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, वो वाली बातें नहीं कर रहे, उतने छोटे लेवल की बात नहीं करेंगे हम। ऊर्जा मतलब शक्ति के साधन। तो ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य, ये हमने पढ़ लिया। और फिर जो स्टोर है, अब सूर्य की ऊर्जा को स्टोर कर लिया है जिसको हमें उपयोग करना है। तो दो रूपों में है, एक परंपरागत और दूसरा गैर। परंपरागत मतलब जो बहुत पहले से हम लोग उपयोग करते हैं, वो परंपरागत स्रोत, जैसे कोयला, कोयला परंपरागत स्रोत, पेट्रोलियम ये परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत। देखो सौर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तो परंपरागत ही है, बहुत पहले से हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको संयंत्र के रूप में स्टोर करके उसका उपयोग करना बहुत पहले से नहीं कर रहे थे, हम बाद में किया। तो ये क्लियर हो गया ना, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। इसमें समाप्त तो होने और नहीं होने का नहीं है, परंपरागत और गैर परंपरागत। जैसे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जमीन के अंदर जो एनर्जी है उसका उपयोग करना। ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार आते हैं, लहरें आती है समुद्र में, उससे ऊर्जा उत्पन्न करना, ये परंपरागत तो नहीं है,
और पहले से हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया, परंपरागत और गैर परंपरागत। फिर है नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत या अनवीनीकृत। नवीनीकृत मतलब एक ही ऊर्जा स्रोत का एक बार उपयोग करने के बाद में फिर से उसकी पूर्ति करके हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नवीनीकृत। और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्रोडक्ट था वो खत्म हो जाता है, अब उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे, अनवीनीकृत। जैसे ताप विद्युत और जल विद्युत, ताप विद्युत और जल विद्युत। अब ताप विद्युत क्या है, उसके लिए कोयला चाहिए और कोयला जलकर राख हो जाता है, एक बार जलने के बाद दोबारा नहीं जल सकता। धरातल में भी जो स्थान था उसका वो खाली हो गया, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, उपयोग करने में चंद मिनट लग गए, और जितना कोयला निकाल लिया वो स्थान कैसा हो गया, वहां पर खाली हो गया, उसको बनने में लाखों साल करोड़ों साल लगेंगे। तो ये ताप विद्युत क्या हो गया, अनवीनीकृत। वही जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत तो पानी को हमने स्टोर किया और ये ऐसे ऊपर से नीचे गिरा दिया, या ढेर सारी मशीनें थी, ठीक, पानी ऐसा बह गया, फिर हमने स्टोर किया, फिर यहां से ले आया, फिर गिरा दिया, तो जल विद्युत क्या होगी, नवीनीकृत होगा। उसका हम बार बार, क्योंकि पानी से विद्युत नहीं बन रही है, पानी के प्रेशर से जो टरबाइन वगैरह वो घुमाए जाते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। पानी इसमें खत्म हो रहा है क्या, नहीं, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये नवीनीकृत ऊर्जा होगी। इसी प्रकार हम सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा तो नवीनीकृत ऊर्जा है ना। सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी हमारे, जैसे ये वाटर हार्वेस्टिंग अपने यहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला है, हम कुछ नहीं करते उसमें। अभी ये बात है कि सूर्य की ऊर्जा ही नहीं दिख रही 1 महीने से, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो अभी उस पानी में हमको गर्म पानी मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ तो बड़ा अच्छा हादसा याद आ गया, शुरुआत में ही मकान बना था ये हमारा, और सारणी से हमने सामान शिफ्ट किया, तो रात में लाए थे 12 बजे, क्योंकि मुल्ताई से ड्यूटी करके आया, फिर सारणी गया, फिर वहाँ सामान पैक किया, फिर लेके आए, करने वाले अपन ही अकेले, दिक्कत उसमें। तो वो अब कोई रहता भी नहीं था, तो टैंक का हमने भर दिया और भरा है 2-4 दिन से भरा हुआ है। रात में जो मजदूर आए तो मैंने उनके लिए खाना भी बनाया, खिचड़ी बनाई, और बोला यही सो जाओ, बोले ठीक है। तो सामान वगैरह उतारा तो 1-2 मजदूर हाथ मुंह धोने के बाथरूम में चले गए। अब उस पाइप की एक खासियत होती है तो पहले ठंडा पानी आता है जो पाइप में रहता है, अब उसने नल वो वाला चालू कर दिया और ऐसा चालू कर दिया और हाथ पूरा मुंह को साबुन लगा दिया, और फिर जो गर्म पानी जोर से गिरा और करंट लग गया। इतना तेज गर्म पानी आता है उसमें कि जब गर्मी के दिनों में बच्चों का हमें जलने का डर लगता है, तो इतना गर्म पानी उसमें से निकलता है। तो ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी क्या है, नवीनीकृत, हर दिन अपने आप ही वो प्रोसेस में आते रहती है। तो ऊर्जा की इस तरीके से परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकृत और अनवीनीकृत। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो विभिन्न स्रोतों से कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता, विभिन्न स्रोतों से कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता, ये क्वेश्चन बनते हैं, बने या ना बने लिखना तो पड़ता है हमें उत्तर में। तो ये है 18,660 मेगावाट, 18,660 मेगावाट, 18,660 मेगावाट, ये पुराना आंकड़ा है हमारे पास में, बदल भी सकता है, जब बदलेगा तो हम उसे अपडेट भी कर देंगे।
24 घंटे बिजली देने की बात की गई है मध्य प्रदेश में, है ना। 24 घंटे क्या होता है, पहले एक ही फीडर था, तो उसी से बिजली कॉमर्शियल भी थी और उसी से घरेलू भी थी। तो कॉमर्शियल तो दे नहीं पाते हम 24 घंटे, तो फिर एक साथ में बिजली बंद कर देते थे, तो घरों की भी लाइट चल जाती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। बारिश के दिनों में सर्पदंश की घटना ये वो बहुत ज़्यादा। केरोसिन दे नहीं पहले के केरोसिन दे देते थे, सोसाइटी में केरोसिन देते थे, तो दिया जला लेते थे, भाई बिजली नहीं है तो दिया जला लो, लेकिन अब केरोसिन भी नहीं दे रहे हैं। अब हो सकता है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं इसलिए केरोसिन नहीं दे रहे हो। कब से दे रहे हैं 24 घंटे बिजली? 2017-18 से। 2017-18 से लिखेंगे। जून 2013 से, जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को, गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदान किया जा रहा है। क्लियर हो गया ये आंकड़ा भी? कब से? जून 2013 से, जून 2013 से। बैतूल में बोर्ड लगा उधर ITI रोड पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है उसके ऊपर। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कहाँ किया गया, इससे संबंधित एक डाटा लिखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन ग्वालियर 1905, 1905 ग्वालियर 1905। मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश विद्युत विकास ऊर्जा निगम कब हुई इसकी स्थापना? अमरती, मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम। ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट में पूछा गया। 25 अगस्त 1982, 25 अगस्त 1982, 25 अगस्त 1982। दो तीन और पॉइंट इसमें लिखेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय अधिनियम, विद्युत प्रदाय अधिनियम। पहले ये अलग नाम से था, मध्य भारत था, लेकिन फिर मध्य प्रदेश कर दिया। तो ये है 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विद्युत मंडल कहाँ पर मुख्यालय इसका? जबलपुर में है। और कब स्थापना हुई इसकी? 1950, 1950, 1 दिसंबर 1950। कहाँ पर? जबलपुर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हम इंदौर भोपाल ही देखते रहते हैं। और कहाँ पर है? जबलपुर। राज्य विद्युत नियामक आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग
और इसकी स्थापना की गई 1998 में। 1998। क्या पहले ये सरकारी क्षेत्र में था? हैं? बालको वगैरह छत्तीसगढ़ सब कुछ मध्य प्रदेश में आता था। तो फिर विभाजन हो गया 2000 में, और फिर इसको निजी क्षेत्र के हाथ में दे दिया। क्या? हेलो, काय का? हाँ, 1998 बताया होगा ना? मध्य प्रदेश। हाँ, 1998, 1998। अब क्या, जब ये बिजली जो है हमने निजी हाथों में दे दिया, अब तो इसलिए तो सरकार बोले ना सब बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सिलसिला शुरू है। और उसमें ये 1991 में जो आया ना एलपीजी, उसमें पी का काम हो रहा है। यहाँ पर काय का हो रहा है? पी का, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन है। सरकार को लगता है अपने सरकारी कर्मचारियों पर यकीन नहीं रहा, तो बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रशासन करेंगे। सरकार क्या करेगी? सिर्फ शासन करेगी, प्रशासन करेगी। ये उत्पादन और ये निजी हाथों में दे दो, तो लाभ कमाने के लिए ये लोग रात दिन एक कर देंगे। लाभ कमाने के लिए खूब मेहनत करेंगे। जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, वो भी दे दिया ना निजी हाथों में, बंसल एंड कंपनी को दे दिया। तो अब उसमें देखो, हाँ, बैतूल में हमारा जो प्लेटफॉर्म टिकट है 10 रुपये है, और वहाँ पर 50 रुपये है शायद। वहाँ जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो कितने रुपए है? 50 रुपये है हबीबगंज का, है क्या? ऐसा सुना है मैंने। मतलब सर वहाँ का टिकट मतलब वहाँ स्टेशन पे जाने के 50 रुपये लगते हैं। नहीं है, शुरू में नहीं थी सर, शुरू में 10 रुपये थे, अब पता नहीं। आपकी बात बता रहा हूँ मैं। सर कोई लेता ही नहीं है पहली बार। कोई लेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं, है ना? मतलब वहाँ जाने के मतलब वहाँ अंदर प्लेटफॉर्म पे प्रवेश करने के, यदि आप अपने रिलेटिव को छोड़ने के लिए जा रहे हो तो पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है, वो 50 रुपये चार्ज देना पड़ता है। खैर ये अपना मुद्दा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, प्राइवेटाइजेशन ऐसा होता है। पहले जो सरकारी संपत्ति थी अब वो निजी हाथों में सौंप देना। सरकारी संपत्ति जो लगी थी वो वापस ले लेना, वो कहलाता है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। ये विद्युत विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो 22 जनवरी 2001, 22 जनवरी 2001, ये तारीख याद रखना है, 22 जनवरी 2001, 22 जनवरी 2001। तो विद्युत वितरण कंपनियों का गठन किया गया, ये विद्युत का वितरण करेगी। तो एक है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। दूसरा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो अलग अलग कंपनियों का गठन किया गया। ठीक, मध्य प्रदेश लास्ट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये दो ही कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां हैं वितरण उत्पादन करने के लिए, और वितरण करने के लिए फिर 3 क्षेत्र हैं इसके, पूर्व मध्य पश्चिम क्षेत्र, पूर्व मध्य और पश्चिम क्षेत्र 3। अभी हम बिल भरते हैं तो देखो उसमें मध्य क्षेत्र आता है, भोपाल वाले इसमें है।
तो ये वितरण करने के लिए ऐसी अलग अलग कंपनियां गठित करती। कब किया ये? 2001 में, 22 जनवरी 2001। और 1 जून 2005 से 1 जून 2005 से पूर्ण रूप से स्वशासी, पहले सरकार के अधीन थी, और 1 जून 2005 से क्या हो गया? पूर्ण रूप से स्वशासी। अब वो आते हैं, बराबर रीडिंग देखते हैं, तुरंत बिल थमा के चले जाते हैं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई कुछ। अब तीनों कंपनियां जो अलग अलग वितरण कर रही थी, शुरुआत में तो ऐसा था, लेकिन फिर इनको एक और संयुक्त कर दिया इसे, और क्या नाम रखा? 10 अप्रैल 2012 को 10 अप्रैल 2012 को इसका नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी कर दिया गया, पावर मैनेजमेंट कंपनी कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग का निजीकरण, निजीकरण। ये पूरा डिटेल में यदि क्वेश्चन यदि बन जाता है, कोई भी महंगाई बढ़ने का कारण पूछ ले, कुछ पूछ ले, तब भी हम इन सब बातों का कहीं पर भी उल्लेख कर सकते हैं। हमें क्या लिखते आना चाहिए, डाटा हमारे पास में पर्याप्त है, इसका पता तो होना चाहिए कि हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ये पता चला कि सब कुछ तो है हमारे पास, हम कहीं लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो नहीं। अब जल विद्युत परियोजनाएं और ताप विद्युत परियोजनाएं दो प्रकार की, तीसरे प्रकार की भी हो सकती है क्या? ताप उत्पन्न करने का तीसरा साधन भी कोई हो सकता है क्या? हाँ बताइए। गैस पाइपलाइन, गैस जो एलपीजी है या प्राकृतिक गैस है, इससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, वो भी हम देखेंगे कि ऐसी कोई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में है क्या। तो सबसे पहले तापीय विद्युत परियोजना, जैसे चांदनी ताप केंद्र है ना, कहाँ पर है? तो सबसे पहले चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला है। ये नेपानगर बुरहानपुर में 1953 हमने अब ये स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। जो 1905 में हुआ था वो निजी क्षेत्र का था उनका, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सरकारी क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद में पहला केंद्र जो बना है, तो चांदनी ताप विद्युत परियोजना नेपानगर बुरहानपुर 1953। जब ये शुरू किया था 1953 में नेपानगर बुरहानपुर तो कितना 17 मेगावाट का था, 17 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती थी। लेकिन अब कितनी होती है? 177 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, 177 मेगावाट। और कहाँ उसका उपयोग किया जाता है? क्या है नेपानगर में? अखबारी कागज का कारखाना, अखबारी कागज का कारखाना। अब यहाँ पे कच्चा माल क्या चाहिए इसके लिए? एक तो जल चाहिए और दूसरा कोयला। तो ताप विद्युत केंद्र के लिए यही तो कच्चा माल है।
कोयला और जल। तो जल कौन सी नदी से मिलेगा? नेपा नगर, ताप्ती ताप्ती नदी। ताप्ती की सहायक नदी है सुक्ता, सुक्ता नदी, है ना, सुक्ता नदी। जल कहाँ से मिल रहा था इसे? सुक्ता नदी द्वारा। और कोयला पाथाखेड़ा और नागपुर, या तो पाथाखेड़ा से ले जाओ, ये खदानों से, बैतूल जिले से, या फिर नागपुर से। क्लियर हो गया? चांदनी ताप विद्युत केंद्र पूरा एकदम डिटेल में पता होना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बने तो भी लिखते आना चाहिए। 11 नंबर का है तो ऐसे कम से कम 11 केंद्रों के नाम लिखेंगे पट 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 पट। कोई था, थी, रहा, रही लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फैक्ट की बौछार कर देना है एकदम। तो चांदनी ताप विद्युत परियोजना नेपानगर बुरहानपुर में 1953 में प्रारंभिक उत्पादन 17 मेगावाट और वर्तमान में कितना है? 177 मेगावाट। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है और इसके क्यों शुरू किया गया था? न्यूज़पेपर जो कारखाना, अखबारी कागज का जो कारखाना है उसके लिए विद्युत पूर्ति करने के लिए। इसके लिए कोयला पाथाखेड़ा नागपुर की खदानों से मंगाया जाता है और जल जो है वो ताप्ती की सहायक नदी सुक्ता से प्राप्त होता है। अब सेम ऐसे ही हम आगे के लिखेंगे। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना दूसरे नंबर पे। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है ये? हाँ, चचाई अनूपपुर, चचाई अनूपपुर। 1965 210 मेगावाट उत्पादन, 210 मेगावाट। कोयले की जो आपूर्ति होती है, कौन सा अमरकंटक के पास में कौन सा कोयला क्षेत्र है सबसे बड़ा है जो मध्य प्रदेश का? सोहागपुर। सोहागपुर कोयला क्षेत्र। सोहागपुर कोयला क्षेत्र से। और जलापूर्ति जोइला। सोन नदी, चचाई बांध सोन नदी से। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना तीसरे नंबर पे लिखेंगे। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। जबलपुर में 1960 से 15 मेगावाट। कोयला जबलपुर से, कोयला जबलपुर से। जलापूर्ति नर्मदा नदी से। उसके बाद पेंच ताप विद्युत परियोजना। पेंच ताप विद्युत परियोजना। शॉर्ट में लिखो एकदम। कहाँ, किस जिले में ये पेंच ताप विद्युत परियोजना? हाँ सही बोल रहे हैं, छिंदवाड़ा जिले में, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है। 2012 में 420 मेगावाट। कोयला पेंच घाटी से और जल पेंच नदी से। क्लियर है ये पेंच ताप विद्युत परियोजना। फिर है संजय गांधी। संजय गांधी, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। क्या बुरहानपुर। बुरहानपुर में क्या गांधी? संजय गांधी। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो सीधी जिले में। फिर संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना
बीरसिंहपुर उमरिया, उमरिया, बीरसिंहपुर उमरिया। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, बीरसिंहपुर उमरिया, 1993, 1340 मेगावाट। जोहिला कोयला क्षेत्र और जोहिला नदी, जोहिला कोयला क्षेत्र और जोहिला नदी। अब आपके बैतूल में भी है एक ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, 1967। तो सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? बैतूल जिले के नहीं, पाताखेड़ा में नहीं है, सारणी में। पाताखेड़ा कोयले के लिए है और सारणी ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ इसको कोयला कहाँ से मिलता है? नागपुर से भी और खुद से भी, पाताखेड़ा से। कोयला मिलेगा पाताखेड़ा से और नागपुर से आता है। और जल कौन सी नदी से मिलेगा? सर ये नदियों के नाम और स्थान के नाम में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ ये पता ही नहीं चलता है। चलो कोई बात नहीं। तो तवा नदी है, तवा। अभी वो अपना अर्जुन सेठ होता तो बोलता मैं तो खूब नहाया हूँ इस नदी में। सतपुड़ा, ठीक। अब विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, विंध्याचल, विंध्याचल सिंगरौली है ना, बैडन सिंगरौली, बैडन सिंगरौली, 1987, 2260 मेगावाट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है ये। अब हम पढ़ेंगे संत सिंगा जी। ये तो पता होगा कहाँ पर है? किस जिले में होगा संत सिंगा जी? खंडवा जिले में, बहुत बड़ी। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, डोंगलिया गांव खंडवा, डोंगलिया गांव खंडवा, 2014। अब ऐसे ही लिखेंगे हम, चलो सन और ये लिखेंगे। फिर है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, झाबुआ में तो नहीं है, झाबुआ में नहीं है, यह है सिवनी में, सिवनी, 2016। और अंतिम पढ़ेंगे हम गाडरवाड़ा, हाँ, गाडरवाड़ा सुपर ताप विद्युत परियोजना, गाडरवाड़ा सुपर ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर है ये? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। गैस आधारित की बात करें तो दो जगह की जानकारी है मेरे पास में। तो एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शहडोल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शहडोल जिले में की गई है। और एक है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ये कहाँ पर है? विजयनगर, गुना। गैस आधारित, ये बहुत पुराना जीके का क्वेश्चन है,
किसी भी बुक में मिल जाता है ना, गैस आधारित विद्युत केंद्र। तो विजयनगर, गुना। क्लियर हो गया। अब जल्दी से हम ये भी पढ़ लेते हैं, जल विद्युत परियोजना। तो सबसे पहले कौन सी है? ताप विद्युत का तो पता चल गया, कौन सी है सबसे पहले? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और जल विद्युत का पढ़ा है अपन ने, थोड़ा सा पढ़ा है, गांधी सागर है ना, गांधी सागर चंबल परियोजना के अंतर्गत। तो सबसे पहले परियोजना की बात करें तो शुरुआत करते हैं गांधी सागर। किस नदी पर है ये? चंबल नदी पर गांधी सागर। किस किस राज्य की है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है ये। 1960 कब स्थापना? 1960। विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट। फिर दूसरा कौन सा होगा? राणा प्रताप सागर। ये भले ही मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का तो है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? हेमलता? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। 1964 172 मेगावाट। 172 मेगावाट। फिर जवाहर सागर, कोटा राजस्थान। जवाहर सागर कोटा राजस्थान 1971 में 99 मेगावाट। 99 मेगावाट। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। जब चंबल परियोजना पूछे तब भी हमें यही लिखना है, ठीक है। चंबल परियोजना तीनों को मिला के बोलेंगे। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है इसमें? 50-50%, 50-50%, ठीक, तीनों में। फिर है पेंच जल विद्युत परियोजना। छिंदवाड़ा नागपुर पे है। छिंदवाड़ा जिला भी आता है, नागपुर में भी आता है। 1986 किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किस नदी पर है? पेंच नदी पर। कोयला कहाँ से प्राप्त होगा इसको? अभी पढ़ेगी ना भाई। ये जल विद्युत परियोजना, इसमें कोयले की जरूरत कहाँ है? कोयले की जरूरत कहाँ है इसमें? भाई कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल एकदम एक्टिव रहना। ताप विद्युत परियोजना होती है तो बात करते हैं कि पानी यहाँ से मिलेगा और कोयला वहां से मिलेगा। जब जल विद्युत परियोजना पढ़ रहे हैं तो हमें कोयले की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी से ही काम चल जाएगा। ऊंचाई पर बांध भर बनाना पड़ता है उसमें, और कुछ नहीं। क्लियर एकदम? पेंच। अब हम बरगी परियोजना की बात करते हैं। कहाँ पर है? बरगी नदी पर है और जिला जबलपुर। 1990। फिर है टोंस नदी परियोजना। टोंस जल विद्युत परियोजना बोलेंगे इसे। ये टोंस नदी पर है, रीवा में। 1990। 315 मेगावाट की। 315 मेगावाट। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? हेमलता?
चरण कौन सी? इन्होंने क्या बोला? ये तो नदी का नाम ही नहीं सुना मैंने। क्या बोल रही है हेमलता, क्या बोल रही? चरण गंगा नदी, सोन नदी पर है ना, बाणसागर सोन नदी पर, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सोन नदी पर, सोन नदी कहाँ पर है ये? देवलोन, शहडोल, मतलब 2-3 जगह है ये। देवलोन शहडोल पे है 1994-95 में। 3 यूनिट है इसके, 3 यूनिट अलग अलग जगह पर। तो सबसे पहली तो बनी थी देवलोन शहडोल में, फिर सिलपारा रीवा में, झन्ना सतना में। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। और ये टोटल इसकी उत्पादन क्षमता 110 मेगावाट। इतना तो पता ही होना चाहिए। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। कहाँ पर है? देवलोन शहडोल। फिर लिखेंगे राजघाट परियोजना, ये भी पढ़ लिया वैसे हमने। बेतवा नदी पर अशोकनगर में, बेतवा नदी पर अशोकनगर में 45 मेगावाट। माहेश्वर परियोजना, माहेश्वर खरगोन 1994, 450 मेगावाट। फिर है ओमकारेश्वर परियोजना, कहाँ पर है? खंडवा, पुनासा खंडवा में, पुनासा, पुनासा खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर 2007 में बनाई। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, पुनासा खंडवा में है, 2007 में बना है। 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन। कितना? 520 मेगावाट। फिर इंदिरा सागर, उससे आगे इंदिरा सागर परियोजना, ये खंडवा में है, नर्मदा नदी पर, 2007 से ही बना है ये। 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। कल भी हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। तो जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की बात करें, जैसे चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ेंगे हम, उसमें सौर ऊर्जा, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास भी महत्वपूर्ण होगी। और कल के बाद में हमारे 9 तारीख से क्या है, 9, 10, 11, 12 को कंटिन्यू 4 टेस्ट है। और उसके बाद में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर देंगे 13 तारीख से। ठीक है, तो मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।